एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक से मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये पार्ट 2 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो इसे पढ़ते हैं। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनने सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। अर्थात ऊपर जो हमने देखा कि जाति प्रथा के काफ़ी सारे दुष्परिणाम रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से जाति प्रथा ठीक नहीं रही है। तो ये सारी बातें सुनकर आप भी उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कौन मैं यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात खड़े रहना चाहिए। और सामाजिक जीवन में अबाध अर्थात बिना रुकावट संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रखने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी जिस तरह से दूध और पानी, इन दोनों को अगर आप मिला दें तो क्या हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं बता सकते कि दूध कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है। तो इसी तरह भाईचारे का जो रिश्ता है ये भी हमको रखना चाहिए अपने समाज में। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। इसका दूसरा नाम है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों की आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ पे हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि यह हमारे शासन की एक शैली है, और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ शासन में ही नहीं बल्कि हमारे जो समाज है इसमें भी लोकतंत्र होना चाहिए। और इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, यानी एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव हो और भाईचारा होना चाहिए। किसमें? समाज में। ये सब कौन कह रहे हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अपने आदर्श समाज के अनुसार, यानी उनके हिसाब से एक समाज में भ्रातृता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए। यानी लोकतंत्र यानी यहाँ पे लोग एक दूसरे को के हिसाब से एक दूसरे मिलकर लोग समाज का निर्माण करें। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? यानी अब स्वतंत्रता की बात आई, जो दूसरा आदर्श समाज की निशानी है। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। अर्थात गमनागमन क्या है? यहाँ पे है आने जाने की स्वाधीनता, यानी हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है यह। और जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, अपनी खुद की सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा की भी हमें स्वतंत्रता होती है, और शायद ही यह स्वतंत्रता का कोई विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, यानी संपत्ति, हमारी धन संपत्ति के खुद के अधिकार, जीविकोपार्जन अर्थात कमाना, जो कमाई होती है, कमाने के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अर्थात यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस प्रकार की हमें स्वतंत्रता है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी ये सब हमारी स्वतंत्रता होगी। यानी अधिकार हमारे जो भी हैं, जैसे हम आ जा सकते हैं कहीं भी, हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमारे पास खुद स्वतंत्रता है, इस तरह से। और तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए? अर्थात ये लाइन बहुत फुल मीनिंग दे रही है कि क्या कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है? देखिए, मनुष्य की शक्ति, यहाँ पे बोला गया कि मनुष्य को अपने मनपसंद के कार्य और जो भी वह करना चाहता है उसको चयन करने का पूरा स्वतंत्रता दी जाए।
अर्थात मनुष्य जो वो करना चाहता है, जिसमें भी उसकी रुचि है, जो भी कार्य को, उसकी भी उसको स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जाती है? जबकि हम देख रहे हैं कि सब चीज़ की स्वतंत्रता है, आना जाना, अपने अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी कमाने के लिए आवश्यक औजार, ये सब की हमें स्वतंत्रता है। परंतु क्यों मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता नहीं भी दे दी जाए जिससे वो अपने कार्य का चयन खुद कर सके, यानी जो वो कार्य करना चाहता है वह वो कार्य कर सके। अर्थात एक सुनार है, अगर वो लोहार का कार्य करना चाहता है तो कर सके, उस पर यहाँ पे कोई रोक टोक ना लगाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनार है तो वह सुनार का ही कार्य करेगा। मान लो एक सुनार है, वो पढ़ लिख कर कुछ और बनना चाहता है, तो उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ऐसे क्यों ना प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक अर्थात जो जाति प्रथा को मानते हैं, जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता तो स्वीकार कर लेंगे। यानी जाति प्रथा को मानने वाले लोग जीवन की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता अर्थात शरीर की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता, और संपत्ति, धन संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता तो वो स्वीकार कर लेंगे। कौन? जाति प्रथा को मानने वाले लोग। परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। अर्थात मनुष्य को अपने अलग अलग रुचि के अनुसार कार्य का चयन करने की स्वतंत्रता वो नहीं प्रदान करने देंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। क्योंकि ऐसे अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाए, प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता, तो इसका अर्थ है कि अपने अपने कार्य को चयन करने की स्वतंत्रता, और यह किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना है। अर्थात उन्हें ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जाति प्रथा के पोषक ऐसी स्वतंत्रता नहीं देने देते हैं, ये उनको दास्ता में जकड़ना है। किनको? जो अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर सकते, उनको दास्ता अर्थात गुलामी में जकड़ना है। यानी क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। अर्थात दास्ता यानी किसी को गुलामी करवाना, यानी जेल में कैद कर लेना, बंद कर लेना। तो यह सिर्फ हमें दास्ता कानूनी पराधीनता में ही नहीं देखी जाती। अर्थात कानूनी रूप से ही हम नहीं देख सकते कि हमको जकड़ लिया है, जुल्म कर रहे हैं, या गुलाम बना दिया है, गुलामी कर रहे हैं हम। कानूनी रूप में ही नहीं है यह, बल्कि दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अर्थात वह लोग दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, और अपने पसंद का कार्य नहीं कर सकते। यह भी एक दास्ता है, और यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जाती है। अर्थात कानून पराधीनता यानी जेल में कैद कर लेते हैं, जैसे गुलाम बना लेते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि कानूनी पराधीनता के अंदर आ गया। लेकिन कानूनी पराधीनता नहीं होते हुए भी इंसान को विवश होकर वही कार्य करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता, जो दूसरे उसके लिए निर्धारित कर रहे हैं। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करते हैं। पहले समता का जो अर्थ है वो होता है समानता। अर्थात जैसे हम और आप समान हैं, इस तरह से आपने सुना होगा, या ये असमान्य है, यानी कि एक समानता यानी सब लोग एक समान होते हैं, इस तरह से। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक अर्थात समता के विरुद्ध यह कह सकते हैं, समता के जो आलोचक है यानी जो समता के विरुद्ध लोग हैं, वह यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। और देखिए, सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यह भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यह सही बात भी है, यह वजन तर्क भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन भले तथ्य हमारे पास हैं कि हाँ सब लोग बराबर नहीं हैं, फिर भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। यानी समता कहीं ना कहीं होनी चाहिए समाज में, समता से यानी समानता होनी चाहिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर रहती है। क्या क्या 3 बातें? देखिए, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक जनार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब इन्हें समझते हैं। शारीरिक वंश परंपरा यानी 3 समता मनुष्य की समता इन 3 बातों पे निर्भर कर रही है। क्या है वो?
शारीरिक वंश परंपरा यानी जो हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, यानी जैसे कोई लंबा है तो वो भी आगे जाके लंबा ही उसके बच्चे हैं, और जैसे कि कोई मोटा, किसी के कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर, कोई पहलवान रहा होगा मानो तो उसके बच्चे भी पहलवानों जैसे हैं। यानी ये शारीरिक वंश परंपरा जो उसने इंसान ने खुद करके कुछ करके नहीं प्राप्त की, यह उसे जन्म से मिली हुई है। तो यह एक समता में आ गए, यानी इस बात पे समता है हमारी मनुष्य की निर्भर करती है, कौन मनुष्य समान है कौन नहीं है, इस तरह से। दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार, यानी जो समाज उसको उत्तराधिकार मिला है, कैसे मिला है उसे? सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक जनार्जन आदि उपलब्धियाँ। देखिए जो माता पिता की वजह से उसे शिक्षा प्राप्त हुई है, वैज्ञानिक जनार्जन, माता पिता के कारण से जो भी मिला है उस इंसान को, माता पिता के कारण जो भी मिला है वो है सामाजिक उत्तराधिकार। अर्थात वह उसने खुद नहीं प्राप्त किया है, वो उसे माता पिता की कृपा से मिला हुआ है। अच्छे विद्यालय में वो पढ़ रहा है तो अच्छा ज्ञान उसे मिला है, शिक्षा मिली हुई है और जो भी है, और यह सारी सभ्य चीज़ें उसे जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त कराती है। अर्थात जंगली लोग कौन हो गए? जो नॉर्मल लोग हो गए, सामान्य लोग, जिन्होंने कुछ भी, जो जो सामान्य लोग हो गए, आम आदमी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही? सामाजिक उत्तराधिकारी, यानी जैसे मान लीजिए एक सिंगर है, तो सिंगर है, अगर सिंगर का कोई बच्चा रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि देखिए वो सिंगर का, ये इन सिंगर का ये बेटा है, ऐसे करके हम उसको ज़्यादा, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं एज़ कम्पेयर ऑफ एक आम आदमी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक उत्तराधिकार से भी उसकी समानता को दिखाया जाता है, यानी यह असामान्य है यह सामान्य है, इस तरह से। यानी माता पिता की वजह से जो उसे मिला है, लेकिन उसने वह खुद प्राप्त नहीं करा है, ये दोनों उसे माता पिता की वजह से मिला है, शारीरिक वंश परंपरा भी और सामाजिक उत्तराधिकार भी, जो उसकी माता पिता की कल्याण कामना से उसे मिले हैं। और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, और तीसरा है कि मनुष्य जो आया अपने प्रयत्न करके खुद अपनी आगे जो अपने खुद अस्तित्व बनाता है, उस हिसाब से समानता समता को समता को डिसाइड करना, यानी समता को देखना कि इसकी समता ये है और ये इसकी समता, सामान्यता देखना, इस रूप में मनुष्य के अपने प्रयत्न के, यह है तीसरा। अब देखिए इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, इन तीनों में मनुष्य समान तो होते नहीं। कोई अपने माँ बाप, किसी के माँ बाप की वजह से उसकी अलग शारीरिक वंश परंपरा, यानी उसे अलग तरह का मिला हुआ है कुछ चीज़, जैसे कर्ली हेयर हो गए किसी का, कोई ज़रूरी तो नहीं सबके कर्ली हेयर होंगे, कोई लंबा है कोई छोटा है। और सामाजिक उत्तराधिकारी, यानी सामाजिक उत्तराधिकारी यानी जैसे जो किसी के माता पिता की कल्याण, किसी के माँ बाप सिंगर हैं तो किसी के नहीं भी होंगे, तो उसे अपने उनके बच्चों को ज़रूरी तो नहीं है वही चीज़ मिली हुई है, यानी उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट जितना हम सिंगर के बच्चों को दे रहे हैं उतना ही आम आदमी को भी तो नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हम मनुष्य को समान नहीं कह सकते, वो दोनों में अंतर हो गया। तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न, कोई मनुष्य अपने अलग प्रयत्न करता है, कोई अलग, कोई करके बहुत कुछ कर जाता है और कुछ नहीं कर पाते, तो इसमें भी हम मनुष्य को समान नहीं कह सकते, क्योंकि कोई प्रयत्न कर रहा है और उससे कुछ बन गया है या कुछ उसने हासिल कर लिया है, कोई नहीं कर पा रहा है मान लो, तो इस तरह से। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो ये तीनों तो सब में अलग अलग होती हैं, तीन समता, जो हम समता जिन बातों पे निर्भर कर रही है तीनों, तो क्या मनुष्य इन सबके साथ अलग अलग व्यवहार करे? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असामान्य प्रयत्न के कारण असामान्य व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असामान्य है, प्रथम दो बातें कौन सी? जो पहली और दूसरी हैं, यानी शारीरिक वंश परंपरा और समाज उत्तराधिकारी, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाए? देखिए किसी बच्चे की, कोई किसी इंसान की क्षमता उसके माँ बाप या उनके परिवार, उनकी शिक्षा, इन सब से डिसाइड नहीं कर सकते, तो क्या इन सब में उनको भिन्न भिन्न कह दें कि यह सामान्य है, ये सामान्य है और यह नहीं है, इस तरह से उनकी क्षमता देख ली जाए? नहीं, इनमें अलग अलग क्षमता, हम ऐसे इनको क्षमता नहीं बांट सकते, क्षमता में नहीं बांट सकते कि इसकी क्षमता ये है इसकी ये है, किसको देख के? सिर्फ पहले और दूसरों को देखते। तो उत्तम व्यवहार की हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। देखिए जिन्हें, अगर हम कहें कि उत्तम व्यवहार के हक में कौन जीतेगा, अगर प्रतियोगिता रख दी जाए तो कौन बाजी मार जाएंगे? वो लोग जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे कुल से हैं, अच्छे परिवार ख्याति है, अच्छी संपदा है, पैतृक संपदा, व्यवसाय, तो वो लोग जीत जाएंगे उसमें।
और जो सामान्य व्यक्ति है जिसके पास ये सब है ही नहीं तो वो हार जाएगा। तो इसमें हम उसकी समता को नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तविक में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। यानी पूरी तरह से हम सुविधा संपन्नों को देखकर उत्तम व्यवहार को नहीं बता सकते, यह ठीक निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अर्थात जिनके पास सुविधाएं हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, जिनके पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये उनके पक्ष में बोलना होगा। इससे हम उसका उत्तम व्यवहार नहीं बता सकते, इसकी समता नहीं बता सकते। और क्योंकि और अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। अर्थात तीसरा यानी मनुष्य के अपने प्रयत्न जो था उस पे ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य यह सामान्य और असामान्य यानी उनकी समता को हम बता सकते हैं। किसको देखते हुए? मनुष्य के खुद के प्रयासों को देखते हुए, क्योंकि यह मनुष्य के खुद की बस की बात है। वहाँ प्रथम दो अधिकार जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य अपने माता पिता परिवार से प्राप्त किया हुआ है, पर उनके साथ असामान्य व्यवहार नितांत अनुचित है। और उसके बेसिस पे यानी किसके पहले और दूसरे के बेसिस पे अगर हम उनके साथ असामान्य व्यवहार करें तो यह ठीक नहीं है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, यानी समान व्यवहार करना चाहिए। किसी अच्छी परिवार से या कोई नॉर्मल से है तो हमें इन दोनों के साथ समान ही व्यवहार करना चाहिए। इनकी समता हमें ऐसे नहीं निर्णय लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी को सामान्य अवसर और सामान्य व्यवस्थाएं या सामान्य व्यवहार उपलब्ध कराना चाहिए बचपन से ही, पहले से ही सभी को। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक अमीर है या एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसे ट्यूटर की ज़रूरत है तो उसके लिए ट्यूटर अवेलेबल है, और दूसरा एक गरीब है वो नहीं कर सकता अफोर्ड ट्यूटर को, तो उसको यह अवसर ही ना मिले कि वह ट्यूटर से नहीं पढ़ा तो वह यह परीक्षा ना दे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल सा जस्ट इमेजिनेशन एग्जाम्पल है ये बस। तो सबको समान अवसर और समान व्यवहार प्राप्त कराना चाहिए। उनके सिर्फ पहले और दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए उनके साथ समान और असामान्य व्यवहार, कि उनके माता पिता से उन्हें क्या प्राप्त है और शारीरिक वंश परंपरा यानी जो भी। तो समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, यानी समता के बारे में हम आगे भी कहेंगे कुछ, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, यानी एक राजनेता कितनी बड़ी जनसंख्या में भाषण दे रहा होता है, कितनी बड़ी जनसंख्या को संभाल रहा होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबके लिए अलग अलग अवस्थाओं तथा समताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। अर्थात राजनेता को ना ही इतना ज्ञान है कि कौन लोग की कितनी समताएं हैं, और अर्थात उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार कर सके उनकी समता के हिसाब से। वैसे भी आवश्यकताओं और समताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक या औचित्य पूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। अर्थात भले कितना आवश्यकता क्यों ना पड़ जाए या कितनी समता के आधार पर हम भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि मानवता की दृष्टि से समाज को नहीं बांट सकते। मानवता यह कहती है कि समाज को इस तरह से वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ जो हमारे राजनेता होता है को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। अर्थात एक राजनीतिज्ञ जितनी भी जनसंख्या को संभालता है सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत और राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, देखिए फिर यहाँ कहा गया कि सब लोग समान नहीं होते हैं, और राजनीतिज्ञ इसलिए ऐसा समान व्यवहार नहीं करता कि सब लोग समान हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पढ़ा कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं है, यानी श्रेणियों और वर्गों में हम इन्हें नहीं बांट सकते, इसलिए राजनेता सबके साथ समान व्यवहार करता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, इस प्रकार समता जो है सिर्फ काल्पनिक है, यानी सोची जा सकती है, काल्पनिक जगत की वस्तु है, यानी हम सबको एक समान मान सकते हैं, ये सिर्फ काल्पनिक है। सब अलग अलग हैं, सब में जो समानता है
वो हम समान असामान्य किसके बल पे देखेंगे कि मनुष्य के अपने प्रयत्न के हिसाब से देखेंगे, यानी वो उसके खुद के प्रयत्न के हिसाब से हम उसको सामान्य व असामान्य देखेंगे। और इसके आगे इस प्रकार फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अब उसके लिए यही मार्ग भी रहता है कि क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार का एकमात्र कसौटी भी है, अर्थात राजनीतिज्ञ सभी जनसंख्या के साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि यह मानवता का प्रतीक है, मानवता दर्शा रहा है और यह उसका व्यवहारिक यह इसका व्यवहार भी बता रहा है, व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। वो ऐसा नहीं करेगा तो कैसे वो राजनेता के रूप में वहाँ पे स्थित हो पाएगा, इसलिए वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। यानी यहाँ पे समता समता दिख बताई जा रही है कि समता क्या है, सामान्य रूप की समता है वहाँ पे, यानी सामान्य सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, असामान्य नहीं करता, एक राजनेता की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अब इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा होता है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। And if you love the video, do comment, like, share and subscribe. Thank you for watching.